बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक किताब एक इक़्तिबास, इस सिलसिले में मैंने जो आज किताब मुंतखब की है उसका उन्वान है मज़ामीन मौसीकी। और इस किताब को मुरतब किया है जनाब अकील अब्बास जाफरी साहब ने। एक मौसीकी के मौजू के ऊपर एक बहुत ही अहम किताब। और अकील अब्बास जाफरी साहब इसकी वजह ये बताते हैं कि जिनको मौसीकी आती है उनको लिखना नहीं आता, जिनको लिखना आता है उनको मौसीकी नहीं आती। लेकिन शाहिद अहमद देलवी साहब वो थे जो दोनों फनून में माहिर थे, लिखने में भी यकता थे और मौसीकी के अंदर भी वो माहिर थे। इस किताब में बुनियादी तौर पे अकील अब्बास जाफरी साहब ने शाहिद अहमद देलवी साहब के उन मज़ामीन को मुरतब किया है जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रिसालों और जरायद में शाये होते रहे। और इन तमाम मज़ामीन को उन्होंने 6 हिस्सों में तकसीम किया है। इसका पहला हिस्सा है मसाइल मौसीकी, यानी हम और हमारी मौसीकी, हमारी क्लासिकी मौसीकी, क्लासिकी मौसीकी में तरमीम की गुंजाइश, तजदीद मौसीकी, सुरनवीसी वगैरह वगैरह। दूसरा हिस्सा है जहाने मौसीकी, यानी हिंदुस्तानी मौसीकी, पाकिस्तानी मौसीकी, मशरिक़ वस्ता में मौसीकी, चीनी मौसीकी। तीसरा हिस्सा मौसीकी के साथ दो मज़ामीन है, हमारी मौसीकी के साथ ऑल इंडिया रेडियो और हारमोनियम। चौथा हिस्सा फन और फनकार के बारे में, जो मौसीकी के बड़े बड़े गायक और उस्ताद थे, बड़े गुलाम अली खान, बकर अली खान, साद झंडे खान, इन सब का इसमें अहवाल बयान किया गया है। उस्ताद फतेह अली, उस्ताद अबीली। और पांचवा हिस्सा है तहजीब और सकाफत के बारे में, बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है ये और बड़े खूबसूरत मज़ामीन हैं। दिल्ली के जो मुख्तलिफ त्यौहार थे और सकाफत थे उसमें राग रंग का क्या शुमार था, शादियाने, जजगीनियाँ, पंगट, गजल के दो रुख, रक्स, दिल्ली के जो चंद गीत, राग रंग की एक रात, इसको मैंने आज मुंतखब किया आपको सुनाने के लिए, वगैरह वगैरह। फिर छठे हिस्से में मुतफरक मौज़ूआत हैं शाहिद अहमद दिल्ली साहब के, जो मौसीकी के बारे में। और एक बहुत अहम हिस्सा, सातवां हिस्सा, जो कि अकील अब्बास जाफरी साहब ने खुद इसको शामिल किया है, वो ये है कि शाहिद अहमद देलवी साहब, उनकी तहरीर और उनकी मौसीकी में महारत पर जो मुख्तलिफ लोगों के मज़ामीन हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम इसके अंदर है, जो मैं इक़्तिबास सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये पढ़ने के बाद आप यकीनन इस किताब को लेना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो उसमें उन तमाम मज़ामीन को पढ़ सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इसमें से एक तहरीर। राग रंग की एक रात लिखते हैं, दिल्ली में यूं तो बहुत से मौसीकार थे, मगर गाने वालों में मुजफ्फर खान, चांद खान, रमजान खान, सारंगी नवाजों में मोहसिन खान और बुंदू खान, सतार बजाने वालों में बरकुल्ला खान, ताल के साजों में अल्लाह दिया खान, पखाऊ जी, नत्थू खान, तबला नवाज पूरे हिंदुस्तान में मुनफरिद समझे जाते थे। इन सब फनकारों का ताल्लुक देसी रियासतों से था, क्योंकि दिल्ली की बादशाही खत्म हो जाने के बाद फरंगियों ने अहले फन की कदर न की। रोजी के मारे हुए हमारे फनकारों को देसी रियासतों ही का आसरा मिला। शाही जमाने में उनकी बड़ी बड़ी जागीरें थी जो 1857 के हंगामे में तलपट हो गईं। आखिर में फनकार नाकदरी की वजह से गिरते गिरते इतने पस्त हो गए थे कि उनमें से अक्सर को नानो शबीना भी मैसर न था। वरना मोहम्मद शाह बादशाह दिल्ली के जमाने में नेमत खान सदारंग की ये कैफियत थी कि वो सिवाय बादशाह के किसी का गाना गाने नहीं आता था। खुद उसके घर में रोजाना महफिल होती थी, बल्कि मौसीकी का दरबार सजता था। दरबार अकबर के रतन मियां तानसेन ने तो वो अरूज पाया कि उनका नाम ही जरबुल मसल बन गया था। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबारी गायक एक तानरस को गांव गांव इनाम में मिले हुए थे। दिल्ली में चित्ती कब्र से आगे दाएं हाथ को गली तानसेन खान अभी तक मौजूद है, जिसमें तानरस खान की अजीम शान हवेली आज भी अजमत रफ्ता पर खड़ी आंसू बहा रही है। 1947 के वक्त में जब छुरे घोंपे जा रहे थे, शाम को 6 से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू लग रहा था, दिल्ली के दो चार मंचलों को सूझी कि एक जलसा तान रस की हवेली में हो जाए, जिसमें दिल्ली के तमाम साहिबान कमाल अपने अपने अख्तिलाफात को बाराए ताक रख कर शरीक हों। दिल्ली के एक रईसजादे थे जिन्होंने इस फन में इतना दर्क हासिल कर लिया था कि तमाम काम करने वालों ने उन्हीं को अपना गनी मान लिया था। खुश अखलाक आदमी थी कि उनकी ड्योड़ी गाने बजाने वालों का मरकज बन गई थी। उन्हीं की कोशिशों से इन लोगों के इख्तलाफात भी दूर हो गए थे और इनमें बेमिसाल यकजहती पैदा हो गई थी। या तो एक एक काट खाने को दौड़ रहा था, या ये सूरत हाल पैदा हो गई कि शेर बकरी एक घाट से पानी पीने लगे। इन्हीं रईसजादे की ये तजवीज थी और यही साहब सबको न्योता देते फिरे। और एक शाम को कोई 200 नामी ग्रामी गायक 6 बजे से पहले तान रस खान की हवेली में जमा हो गए। सदर दालान में दरी चांदनी का फर्श बिछा हुआ था,
दो चार बड़े बूढ़े मेहमानों की पजीराई कर रहे थे और उन्हें हस्बे मरातिब बैठाते गए। पस दालान और पेश दालान दोनों भर गए। सहन में देगे चढ़ी हुई थी। पुख्त पुख्त के निगरान उस्ताद उमरी रकाबदार थे। दूर दराज से बारातों में खाना पकाने के लिए बुलाए जाते थे। ये दिल्ली के इसी इलाके के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी खिदमत मुफ्त पेश कर दी। 6 बजे के बाद न तो कोई अंदर आ सकता था, न अंदर से कोई बाहर जा सकता था। चुनांचे तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। जलसा शुरू हो गया। पान, सिगरेट, हुक्का और बर्फ के पानी से तवाज़ो होती रही। भाईचारे का वो जोर था कि कोई शख्स दूसरे को भाई का साबका लायका लगाए बगैर मुखातिब न करता था। इस जलसे का तफसीली बयान तवालत का बायस होगा, लिहाजा मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ। खाने से पहले साजों का प्रोग्राम हुआ। होनहार नौजवानों ने अपने अपने घरों का बाज तबले पर सुनाया। किसी ने कायदा खोला, किसी ने रेला फेंका, किसी ने गत और परन सुनाए, किसी ने पतली और चौपली का हिसाब पेश किया। इसके बाद तय हुआ कि खाने से फारिग हो लिया जाए। दोनों दालानों में दस्तरखान बिछ गए। दोहरा खाना चुना गया। जर्दा, बिरयानी, चूरमा और शीरमाल सब ने खूब सैर होकर खाया। खाने के बाद आखिर में उस्तादों की बारी आई। तबरुकन उन्होंने भी इल्म सीना का मुजाहरा किया। महफिल में कूड़ एक भी नहीं था, इसलिए सबको खूब खूब और बामौका दाद मिली। आखिर में उस्ताद गामी खान जोड़ लेके बैठे। उन्होंने महसूस ये कर लिया था कि हाजरीन 3 घंटे तक तबला सुनते सुनते उकता चुके हैं। उन्होंने बात के साथ उसका बयान शुरू किया। उस्ताद गामी खान का रिश्ता कई पुश्त ऊपर उस्ताद मक्खू खान से जा मिलता है। ये मक्खू खान वो थे जो पखावज जब तबला बजाया करते थे। लाल किले के सच शहजादे उनके शागिर्द से उस्ताद गामी खान ने दिल्ली का खास बाज सुनाया, जिसे डिबिया का बाज कहते हैं। पूरब और अजरार के बाज से उसका फर्क बताया। फिर अपने पुरखों की गतें सुनाई। जब मक्खू खान तबला सुनाने आए तो उन्होंने उनसे मंसूब एक अजीब व गरीब वाकया भी सुनाया। दादा मक्खू शहजादों को तालीम देने लाल किले रोजाना बाद मगरिब जाया करते थे। एक दिन साहिब आलम की ड्योढ़ी पर पहुंचे तो दरबार ने कहा, उस्ताद तवक्कुफ फरमाइए, साहिब आलम अपनी अगन की चहकार से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, मैं इत्तला किए देता हूँ। दादाजी मोड़े पर बैठ गए। थोड़ी देर में तलबी हुई। साहिब आलम दालान में फरोकश थे। दादाजी साथ सलाम करते आगे बढ़े। अगन का पिंजरा दालान के बीच की मेहराब में लटका हुआ था। निगाह रूबरू होने की वजह से दादाजी ने देखा नहीं। आदमी थे ऊंचे पूरे कद के। दालान में जो दाखिल हुए तो शामत आमाल उनका सर अगन के पंजरे से टकरा गया। लो मियाँ, अगन ने बोलना बंद कर दिया। साहिब आलम की त्योरी पर बल पड़ गए। दादाजी के होश उड़ गए। हाथ जोड़कर बोले, खता माफ करें, खानाजाद ने देखा नहीं। साहिब आलम ने बरहमी से कहा, उस्ताद, तुम्हारी टक्कर से जानवर भड़क कर खामोश हो गया है, अब ये नहीं बोलेगा। दादाजी ने अर्ज किया, हुजूर के इकबाल से बोलेगा, मगर अगन ने चुप साध ली थी। साहिब आलम ने कहा, उस्ताद, अगर अगन न बोला तो आज तुम्हारी खैर नहीं। दादाजी के पैरों तले से जमीन निकल गई। खबर नहीं साहिब आलम नाराजगी में क्या कर गुजरेंगे। होश हवास कायम करके बोले, हुजूर के इकबाल से जरूर बोलेगा। ये कहकर सामने तबले की जोड़ी उठाई और मेहराब पिंजरे के नीचे रखकर एक गत बजानी शुरू की। अल्लाह की शान, चंद मिनट में अगन ने चहकना शुरू कर दिया और जो जो अगन की लत बढ़ती गई, अगन की चहकार तेज होती जाती थी। साहिब आलम की बाछें खिल गई और बोले, सुभान अल्लाह उस्ताद, आज जैसा तबला हमने सुना न किसी ने सुना होगा, न कोई सुनेगा। हम चाहते हैं कि आइंदा भी कोई ऐसा तबला सुनने न पाए। ये कहकर आवाज दी, अरे कोई है। खुद्दाम दौड़ पड़े। उस्ताद के हाथ कुचल दो। हुक्म की देर थी कि दादाजी के हाथ कुचलकर भुर्ता कर दिए गए। दादाजी किले से उफ्ता अपने घर आए। किससे वो फरियाद करते, जबरदस्त मारे भी और रोने भी न दे। इसी आलमी बेचारगी में डोली में पड़कर अपने पीर और मुर्शिद उस्ताद मलन शाह की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने ये कैफियत सुनी और ये हाल देखा तो उनकी आंखों से जलाल टपकने लगा।
اسی عالم جسم میں دادا جی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بولے جا تو اچھا ہو جائے گا۔ ان کی دعا اور اللہ کے فضل سے دادا جی کے ہاتھ کچھ عرصے میں بالکل ٹھیک ہو گئے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد استاد گامی خان نے کہا کہ میرے بزرگوں سے یہ گت سینہ بسینہ مجھ تک پہنچی ہے، آج یہاں سبھی لوگ موجود تھے تو وہ میں گت سنا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر استاد نے جو گت شروع کی تو پہلے آہستہ آہستہ اور پھر رفتہ رفتہ لے بڑھتی چلی گئی، اور سچ مچ یہ معلوم ہونے لگا جیسے چڑیاں چہچہا رہی ہوں۔ سب نے کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک یہ وہی گت ہو سکتی ہے۔ رئیس دادا بولے بے جان بولتا ہے مسیحا کے ہاتھ میں۔ طوالت کے خیال سے جلسے کی تفصیل کو چھوڑتا ہوں، صرف ایک واقعہ ایسا ہے جس کا بیان خالیہ دلچسپی نہ ہوگا۔ استاد بندو خان سارنگی نواز بھی یکتائے روزگار تھے۔ انہوں نے اپنے لیے بانس کی ایک سارنگی بنائی تھی۔ تار اور تربے ملا کر استاد بولے آج میں بھی آپ حضرات کو ایک عجوبہ سناؤں گا۔ سب متوجہ ہو گئے، بولے آپ لوگوں نے دیپک راگ کا نام تو بہت سنا ہوگا، کسی کو گاتے نہیں سنا ہوگا۔ آج میں آپ کو دیپک راگ سناؤں گا۔ استاد چاند خان جو موسیقی کے عالم بھی ہیں اور استاد بندو خان کے ماموزاد بھائی اور خلیفہ بھی، تڑپ کر بول اٹھے نہیں بھائی صاحب، دیپک راگ نہ سنائیے گا، کچھ اور بجا لیجیے۔ بندو خان نے مسکرا کر کہا چاند خان ڈرو مت، دیپک سے آگ نہیں لگے گی۔ چاند خان نے کہا بھائی سنتے تو یہی چلے آئے ہیں کہ دیپک راگ سے بجھے ہوئے چراغ جل اٹھتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، آگ لگ جانا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے، اس لیے یہ راگ متروک ہو چکا ہے۔ اگر ہم دیپک راگ کی اس روایت کو نہ بھی مانیں تو سبھی یہ مانتے ہیں کہ یہ دیپک منحوس راگ ہے، اس کے گانے بجانے سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بدو خان نے کہا چاند خان تم پنڈت ہو، کتابیں پڑھ پڑھ عجیب و غریب باتیں کرنے لگے ہو۔ دو بڑے استادوں میں اختلاف کو بڑھتے دیکھ کر رئیس زادے نے کہا آپ دونوں حضرات صحیح کہہ رہے ہیں، مگر ہمارے اعمال و افعال اس وجہ سے غلط ہو گئے ہیں کہ دعا میں بھی اثر نہیں رہا ہے۔ دراصل دیپک شام کا ایک راگ ہے جو چراغ جلے گایا یا بجایا جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام دیپک یا چراغ رکھ دیا گیا ہے۔ دیپک سے چراغ نہیں جلتے لیکن چراغ کے جلتے ہی دیپک گایا بجایا جاتا ہے۔ اب رہ گیا ساد و نحس کا مسئلہ تو بعض وہمی باتیں سچ بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ بات سن کر سمجھ میں آ گئی، مگر چاند خان دیپک کو منحوسی بتاتے رہے۔ بندو خان صاحب نے کہا اچھا آج سن لو، آئندہ ہم نہیں بجائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دیپک شروع کر دیا۔ راگ میں کوئی غیر معمولی بات نہ تھی، سیدھا سادہ راگ تھا۔ خان صاحب نے خوب جی لگا کر گایا، مگر جب تک گاتے رہے خام خواہ طبیعت مقدر رہی، شاید وہم اپنا کام کر گیا تھا۔ انہوں نے اپنی سارنگی رکھی ہی تھی کہ صبح کی اذانیں ہونے لگی، دلوں کا تکدر دور ہوا، مؤذن مرحبا بر وقت بولا تیری آواز مکے اور مدینے۔ اذانیں ختم ہونے لگی تو پھر سب ہنسنے بولنے لگے۔ چائے کا آخری دور چلا، سب کی زبان پر یہی تھا کہ ایسا جلسہ دلی میں ان حاضرین کے ہوش میں نہیں ہوا تھا۔ 6 بجے جب کرفیو ختم ہوا اور صحبت شب برخاست ہوئی، سب اپنے اپنے گھروں کو سدھارے۔ دلی میں فسادات بڑھتے ہی چلے گئے۔ ستمبر کے پہلے ہفتے میں دلی میں آگ لگنا شروع ہوئی، مسلمان مارے جا رہے تھے، ان کے گھر لٹ رہے تھے، کرول باغ ختم ہوا، سبزی منڈی ختم ہوئی، پہاڑ گنج ختم ہوا، آدھا شہر جل چکا تھا۔ شہر کے کئی لاکھ مسلمان پرانے قلعے اور ہمایوں کے مقبرے میں جا پڑے تھے۔ پرانی دلی میں بھیرو ناچ رہا تھا۔ ہم سب بھی جان بچا کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچ گئے۔ بندو خان صاحب بھی لاہور پہنچے، 1 سال بعد کراچی آ گئے اور یہاں ان کو کوئی جگہ رہنے کی ڈھنگ کی نہ ملی، ہار کر لالو کھیت کے پیرانے میں جا پڑ رہے۔ نہایت اسرت و تنگدستی میں آخری عمر بسر کی۔ چاند خان صاحب دلی ہی میں رہ گئے، بفضل ابھی وہی ہیں۔ سالہ سال بعد ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں دلی کا وہ آخری جلسہ یاد دلایا۔ خان صاحب فقیر منش اور رقیق القلب آدمی ہیں، آپ دیدہ ہو گئے۔ بولے بھائی صاحب آپ نے دیکھ لیا نا دیپک کی نحوست، دلی کو لوکا لگ گیا ہے۔ ہم دلی ہی میں ہیں مگر ہمارے دلوں میں فراق کی آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ آنسوؤں سے نہیں بجھتی ہے۔
ایک ایک کو آنکھیں ڈھونڈتی ہیں اور نظریں مایوس پلٹتی ہیں. پھر شاہد صاحب لکھتے ہیں، اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا واقعی 1947 میں جو دلی بھسم ہو گئی تھی تو بقول چاند خان صاحب کے راگ کی آگ سے جلی تھی، یا یہ محض ایک سوء اتفاق تھا. دلی کی قسمت ہی میں رہنا ہے جلتی بلتی رہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو اقتباس آپ نے سنا مضامین موسیقی سے، اور اس مضمون کا عنوان تھا راگ رنگ کی ایک رات. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.